चलिए, हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। चलिए, तो चलिए हम लोग पीछे जहाँ तक पढ़ाई किए थे, अब हम उससे आगे की पढ़ाई की बात करेंगे आपसे। और ये एक आपका प्यारा सा चैनल है आईपीसी फिजिक्स। मेरा नाम है मुकेश सर। तो जो भी नए हैं और जो पहले के हैं वो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। क्लियर? तो चलिए, विशेष बात ना करते हुए हम आगे का टॉपिक शुरू करते हैं। इसके पहले हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स बनाए थे, न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर। तो ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व किए थे। तो चलिए, उससे आगे के न्यूमेरिकल्स को हम देखते हैं। तो नॉर्मल क्वेश्चंस हम लोग बनाए थे कि जो सीरीज में है या पैरेलल में है, या सीरीज या पैरेलल दोनों कॉम्बिनेशन में है, मिक्स्ड ग्रुपिंग में भी है। तो उस टाइप के भी क्वेश्चन कुछ सॉल्व किए थे। और उम्मीद है कि उस तरीके से, जिस तरीके से हम आपसे बताए हैं, हम आपको बताए हुए हैं, उस तरीके से आप आगे भी कोई प्रॉब्लम बनाए होंगे तो बनेगा। और अगर नहीं बनता है तो आप आस्क कर सकते हैं, उसे पूछ सकते हैं। क्लियर? तो ना देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पर जाते हैं। जैसे आप देखो, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये आपका एक कैपेसिटर है, ये आपका दूसरा कैपेसिटर है और ये तीसरा कैपेसिटर है, और ये 3 कैपेसिटर। फिर ये यहाँ पर एक ऊपर से लाइन आपको जोड़ दिया, फिर ये आपको जोड़ दिया, और इस M और N पॉइंट के बीच, M और N पॉइंट के बीच आपको इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। तो जब इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है तो इस टाइप के क्वेश्चन में देखें होता क्या है कि आप जो है नॉर्मल आई से, तो नॉर्मल आई से देख के समझने में थोड़ा दिक्कत हो जाता है कि ये सीरीज में है या पैरेलल में है। और जब ये थोड़ा सा दिक्कत आपको आता है कि ये सीरीज में है या पैरेलल में, तो उसके बाद हम क्या करते हैं? तो सबसे पहला काम तो आप ये करें कि इसमें जितने भी पॉइंट्स बन रहे हैं सारे पॉइंट्स का नाम दे दें। तो चलिए, यहाँ हम भी नाम दे देते हैं। ये पॉइंट आपका एक बना तो P हो गया, चलिए ये बना तो ये Q हो गया, चलिए इसे भी R नाम दे देते हैं और इसे भी S नाम देते हैं। तो इतना ही पॉइंट, मैक्सिमम पॉइंट यही बन रहा है, इससे ज़्यादा पॉइंट आपको नहीं बन रहा है। क्लियर? इसके बाद हम क्या करेंगे कि ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच, तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच अगर कोई कैपेसिटर ना हो तो उसे हम कॉमन पोटेंशियल मानते हैं। कॉमन पोटेंशियल मानने का मतलब है कि दोनों का पोटेंशियल सेम है। और अगर हम जनरल भाषा में आपसे बात करें तो दोनों को आप एक पॉइंट ले सकते हैं, दोनों को आप एक पॉइंट ले सकते हैं और एक पॉइंट लेके इसका नेक्स्ट फिगर ड्रॉ कर दीजिए। चलिए, तो कैसे करते हैं वो अब हमें देखना है। हम क्या बोले, बस उसी एक लाइन को आपको याद रखना है कि अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच कोई कैपेसिटर ना हो तो दोनों एक पोटेंशियल पर होता है, मतलब दोनों को एक पॉइंट हम ले सकते हैं। जैसे आप देखो, यहाँ पर हम शुरू करने जा रहे हैं। तो ये आप देखें, ये आपका पॉइंट M है और इस M और P के बीच में कोई कैपेसिटर नहीं है। और अगर ये कोई कैपेसिटर नहीं है तो ये पॉइंट भी वही है, सेम है। तो दोनों पॉइंट को हम एक ही जगह मान लिए ना। अगर आप यहाँ पर गौर से ध्यान दो फिगर पर, तो यहाँ पर क्या किया कि इस तरीके से एक कंडक्टिंग वायर को P से ऊपर ऊपर R जोड़ दिया, जिसमें भी कोई कैपेसिटर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि R पॉइंट भी यही है। क्लियर? अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे जब आप बढ़ेंगे तो देखो, P से Q एक कैपेसिटर जुड़ा हुआ है, तो आप भी जोड़ दो। तो चलिए, ये पॉइंट हमने बना लिया। ये पॉइंट क्या है आपका? Q। क्लियर? तो इस तरीके से हम दूसरा एक पॉइंट बना लिए। अब आप देखो, यहाँ से अगर इस लाइन को आप गौर करें, इस लाइन को गौर करेंगे तो Q से S भी एक जुड़ा हुआ है, जिसके पास भी कोई कैपेसिटर नहीं है। इसका मतलब ये पॉइंट भी सेम है, और S और N के बीच में भी कोई कैपेसिटर नहीं है, तो ये पॉइंट भी सेम बन जाता है। क्लियर? तो इस तरीके से आपने जोड़ दिया। नेक्स्ट पॉइंट को आप देखें, तो नेक्स्ट कैपेसिटर आपका जुड़ा हुआ है Q और R के बीच। चलिए, Q पॉइंट को देखते हैं। तो Q पॉइंट आपका यहाँ है और R पॉइंट यहाँ है। इस दोनों के बीच एक कैपेसिटर आप जोड़ दीजिए। क्लियर? ना देखें R और S के बीच, तो R कहाँ पर है? तो R आपका ये पॉइंट है और S ये पॉइंट है। इस तरीके से आप कैपेसिटर एक यहाँ भी जोड़ दें
और ये आपका बन गया, इसका भी कैपेसिटेंस सी है, इसका भी कैपेसिटेंस सी है, इसका भी कैपेसिटेंस सी है। और इसके बाद जब आप नेक्स्ट फिगर ड्रॉ करते हैं तो देखने के बाद ही आपको पता चल जाता है कि ये सीरीज में है या पैरेलल में है। क्लियर? तो 100% आप देख रहे हैं कि ऑल 3 कैपेसिटर आर इन पैरेलल। तो ये आपका तीनों कैपेसिटर पैरेलल में है, तो ये आपका बन जाएगा कि ऑल 3 कैपेसिटर आर इन पैरेलल। क्लियर? कहने का मतलब हुआ कि तीनों संधारित कैसे जुड़े हुए हैं? तो तीनों संधारित समानांतर क्रम में जुड़े हैं। और जब तीनों आपका समानांतर क्रम में जुड़ा है तो ये इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? तो C इक्विवेलेंट आपको हो जाता है C1 + C2 + C3, और ये आपका बन जाएगा 3C, और ये आपका आंसर हो जाता है। क्लियर? तो निश्चित समझ गए होंगे। ओके, क्लियर? तो चलिए इसको आप राइट करें। तो ये आपका एक अच्छा क्वेश्चन था, और इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन और हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस तरीके से हम नेक्स्ट फिगर ड्रॉ करते हैं। ज़रूर आप इसमें सीखे होंगे, लेकिन थोड़ा सा चेंज करके फिर हम दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं, और इस तरीके से आप इस पर जो भी क्वेश्चंस हैं उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। कैसा भी क्वेश्चन दिया हुआ हो, कैसा भी लाइन दिया हुआ हो, उसका नेक्स्ट फिगर ड्रॉ करें, घबराएं नहीं, वो क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्लियर? तो ना देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखने के लिए हम चलिए इसको रब करते हैं। अब निश्चित आप लिख लिए होंगे ना। देखिए हम कुछ नहीं करने जा रहे हैं, फिर इसी में सिर्फ और सिर्फ इसी में आपको एक कैपेसिटर और हम जोड़ देते हैं। तो चलिए इधर जोड़ देते हैं। ये आपका एक कैपेसिटर को हमने और जोड़ दिया, इसका भी कैपेसिटेंस सी है, इसका भी कैपेसिटेंस सी है। ना देखें, अब हम फिगर ड्रॉ करते हैं तो फिर क्या रिजल्ट आएगा? सेम प्रोसेस सेम है। अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच कोई कैपेसिटर ना हो तो दोनों एक पोटेंशियल पर होता है। जनरल भाषा में दोनों एक ही बिंदु है। चलिए M और P के बीच कोई कैपेसिटर नहीं है, तो ये पॉइंट आपका M हुआ, चलिए P भी यही हो गया, सेम टू सेम। ना अगर आप देखें तो अब P से R के बीच में कैपेसिटर है, इसलिए वो एक पॉइंट नहीं हो सकता। ना यहाँ पर आपका P से Q, तो P से Q एक कैपेसिटर है, तो यहाँ पर आप एक कैपेसिटर ले लो जिसका कैपेसिटेंस आपको दिया हुआ है C। क्लियर? ना अगर आप गौर करें तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो Q से R भी एक कैपेसिटर जुड़ा हुआ है, तो चलिए Q से R भी एक कैपेसिटर जोड़ दीजिए। ये आपका Q हुआ, यहाँ से हम एक दूसरा पॉइंट बना लेते हैं, और ये पॉइंट आपका हो गया R। क्लियर? तो P से Q भी हमने जोड़ दिया। हाँ, Q से R हमने एक कैपेसिटर ले लिया। दूसरा अगर आप देखें तो P से R भी एक कैपेसिटर जुड़ा हुआ है, P से R भी आपको एक कैपेसिटर जुड़ा हुआ है। P पॉइंट यहाँ है, R पॉइंट यहाँ है। तो चलिए इस तरीके से हम एक कैपेसिटर को P से R भी जोड़ दिए, इसका भी C है। क्लियर? अब गौर से अगर आप बात करो तो यहाँ से देखो, ये Q और S, तो Q और S के बीच में कोई कैपेसिटर नहीं है। Q और S के बीच में कोई कैपेसिटर नहीं है। तो चलिए फिगर लग रहा है थोड़ा सा आपको डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि ये लास्ट पॉइंट बनेगा, क्योंकि S और N के बीच में भी कोई कैपेसिटर नहीं है। ओके, मतलब R इसके बीच में है, R कहीं इसके बीच में है। क्लियर? तो थोड़ा सा चलिए बड़ा कर देते हैं। ये आपका पॉइंट हो गया Q, तो चलिए इसके बीच में P से Q के बीच में एक कैपेसिटर जुड़ा हुआ है, हमने जोड़ दिया। क्लियर? ना अब देखो यहाँ से P से R एक कैपेसिटर जुड़ा हुआ है, चलिए R पॉइंट को बीच में बनाते हैं, ये R पॉइंट होगा। अब आपको P से R, तो चलिए P से R एक कैपेसिटर जुड़ा हुआ है, फिर आपको R से Q, तो QR भी एक कैपेसिटर जुड़ा हुआ है, ये आपका हो गया इट इज C। क्लियर? ना अगर आप देखें
तो R से S भी एक कैपेसिटर जुड़ा हुआ है, और Q और S, तो Q और S दोनों क्या है आपको, दोनों एक ही पॉइंट है, क्योंकि देखो यहाँ पर Q से S के बीच में कोई कैपेसिटर नहीं है, तो इसका मतलब है ये दोनों भी एक ही पॉइंट है। तो चलिए R से S जुड़ा हुआ है, तो R से S भी हम इस तरीके से जोड़ देते हैं। तो चलिए ये R से S हमने जोड़ दिया, एंड पॉइंट भी यही है, क्लियर। इसका भी कैपेसिटेंस C है, इसका भी कैपेसिटेंस C है। अब आप फिर इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखो हम सारे का नाम दे रहे हैं, ये आपको C1 हुआ, ये C2 है, ये C3 है, और ये आपका C4 है। ओके क्लियर। नाउ देखो यहाँ से अगर हम इस C2 और C3 की बात करें तो दोनों किस में है आपका, दोनों पैरेलल में है। तो यहाँ पर आराम से आप इसे लिखिए कि C2 C3 ये किस में हो गया आपका, तो ये आपका हो गया इन पैरेलल। और जब ये पैरेलल में है तो दोनों के बदले एक बनेगा C23, C23 इजकल टू C2 प्लस C3, और ये भी C है, ये भी C है, तो ये आपका हो गया 2C, क्लियर। तो ये आपका बन गया 2C। ओके, अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे। तो ये आपका बन गया 2C। अब देखो जब इसके बीच इस दोनों के बदले एक कैपेसिटर C23 आएगा, तो अब ये C1 के साथ किस में होगा, सीरीज में। इसका मतलब ये हुआ कि C1 और C23 ये किस में है आपका, तो ये आपका है सीरीज में। और ये जब आपका सीरीज में है तो क्या करते हैं, सीरीज में हम दो अगर है तो दोनों को मल्टीप्लाई करके दोनों को जोड़ के डिवाइड कर देते हैं। तो ये आपका बन जाएगा C123, और ये बराबर आपका होगा C1 इंटू C23 प्लस C1 प्लस C23, क्लियर। C1 का वैल्यू आपको C है, तो C इंटू 2C बाय C प्लस 2C, ये आपको निकल गया 2C स्क्वायर बाय 3C, एक C कैंसिल होगा, और ये आपका बच जाएगा 2/3C, 2/3C। अब आपको इस 1 2 3 मतलब इस 3 के जगह पर आपको एक कैपेसिटर मिल गया जिसका वैल्यू कितना है 2/3C, 2/3C। अब यहाँ से ऊपर से आपका एक 2/3C जुड़ गया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, पैरेलल में, क्लियर। इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका हो गया C1 2 3 और C4 ये किस में है, तो ये आपका है पैरेलल में। और जब पैरेलल में है तो आपका इक्विवेलेंट बन जाएगा C1 2 3 4, मतलब इस 4 के बदले जो एक आएगा, तो ये आपका हो गया C1 2 3 प्लस C4। तो C1 2 3 अपना कितना आया 2C/3, तो ये आपको हो जाता है 2C/3। अब प्लस क्या हो गया C, चलिए एलसीएम ले लेते हैं, तो ये 3 हो गया, ये हो गया 2C प्लस 3C, और ये फाइनली आपको बन जाएगा 5C/3। तो ये आपका हो गया इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, क्लियर। तो चलिए इसे भी आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो चलिए प्लीज राइट करें, चलिए प्लीज राइट, प्लीज राइट। ओके कंप्लीट। तो चलिए अब इसको हम रब करते हैं और नेक्स्ट टाइप की तरफ जाते हैं कि अब इसके बाद का नेक्स्ट टाइप क्या होगा, क्लियर। तो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को फिर हम कैसे सॉल्व करते हैं। ओके ओके कंप्लीट ना। चलिए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कहते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज टाइप। तो ये आपका हो गया व्हीटस्टोन ब्रिज, और इसे हम लोग कहते हैं WSB। तो अब बात आती है WSB है क्या, व्हीटस्टोन ब्रिज है क्या। तो व्हीटस्टोन ब्रिज आपका होता है जिसे हम विस्तार से करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते हैं। तो करंट में इलेक्ट्रिसिटी में इसका थ्योरी भी है, इसका न्यूमेरिकल भी है। तो जिस समय हम वहाँ पर जिक्र करेंगे तो आप बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएंगे कि व्हीटस्टोन ब्रिज है क्या। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज है क्या। तो ये आपका 4 कैपेसिटर का, चूँकि हम लोग यहाँ पर बात करंट के बारे में नहीं करेंगे, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटर के बारे में। तो ये आपका एक कैपेसिटर है, ये आपका दूसरा कैपेसिटर है, ये आपका तीसरा कैपेसिटर है,
और ये आपका चौथा कैपेसिटर है, और इसके बीच में भी आपका एक कैपेसिटर जुड़ा रहेगा इस तरीके से। बाकी ये आपका सोर्स से जुड़ा होता है, और इसी एम और एन पॉइंट के बीच हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना होता है। चलिए हम इसके वैल्यू को मान लेते हैं P, ये हो गया Q, ये हो गया R, ये हो गया X, और चलिए इसको भी कोई वैल्यू मान लेते हैं, चलिए X। बात समझ गए? तो इसका थ्योरी तो हमको कहाँ पढ़ना है, थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में। तो चलिए अभी देखते हैं कि इसमें होता क्या है ना। अगर यहाँ पर हम लोग बात करें तो ये होता है कि फॉर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज मतलब संतुलित, कि संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए। तो यहाँ पर जनरली ये आपसे बैलेंस के लिए ही बात करेगा, और अगर ये बैलेंस के लिए बात करता है तो उस स्थिति में आपका इक्वेशन होता है कि इफ, कि यदि आपका इफ P बाय Q इज इक्वल टू X बाय R है, X बाय R है, तो हम क्या करते हैं कि अगर आपका P बाय Q इज इक्वल टू X बाय R होता है, या आप P बाय X भी लिख सकते हो इसको, कि या आप P बाय X अगर कर दो तो ये Q बाय R हो जाएगा। क्लियर? नॉर्मल प्रॉब्लम है कि जैसे चलो इसको हम लोग X नहीं मानते, X तो हम लोग माने हुए हैं, तो चलिए ये Y हुआ। तो ये P बाय X इज इक्वल टू Q बाय R अगर है तो इसे हम बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं। और जब बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं तो उस स्थिति में, इस स्थिति में अगर इसको ये सेटिस्फाइड करता है, देन नो चार्ज फ्लो थ्रू द कैपेसिटर Y। कहने का मतलब हुआ कि संधारित्र Y से आवेश प्रवाह नहीं होती है, और जब इससे आवेश प्रवाह हो ही नहीं रही है तो इसको हम नेगलेक्ट कर देते हैं। और जब आप उसे नेगलेक्ट करेंगे तो नेगलेक्ट करने की स्थिति में ये P और Q किस में हो जाएगा, सीरीज में। तो इसके बाद ये आपको PQ मिल जाता है सीरीज में। तो जब ये सीरीज में मिला तो इसका इक्विवेलेंट आपको मिलेगा इसका ओनली, तो P इंटू Q बाय P प्लस Q। क्लियर? नाउ देखो, अब हम यहां से लिख रहे हैं थोड़ा अगेन का मतलब पुनः होता है। अगेन अगर आप देखो तो ये X और R ये भी किस में होगा, तो ये भी आपका हो जाता है सीरीज में। तो अगेन आपको एक इक्विवेलेंट मिला, तो ये आपका हो जाता है X इंटू R बटे X प्लस R, और इसके बाद ये दोनों आपको पैरेलल में हो जाएगा। तो अब क्या निकला हमें, अब हम निकाल देते हैं कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ WSB मतलब इस WSB का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा। तो ये मैंने सीरीज में निकाला, ये भी मैंने सीरीज में निकाला, फिर दोनों को पैरेलल कर देंगे, तो दोनों को अगर पैरेलल करेंगे तो दोनों क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो ये बराबर आपको मिल जाएगा, पहला आपको मिला था P इंटू Q, ये हो गया P इंटू Q बाय क्या हुआ P प्लस Q, अब प्लस क्या होगा X इंटू R बाय X प्लस R। तो इस स्थिति में ये आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकल जाता है, और ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का वैल्यू होता है P इंटू Q बटे P प्लस Q, अब प्लस क्या हो गया X इंटू R बाय X प्लस R। क्लियर? तो ये इस तरीके से आप व्हीटस्टोन ब्रिज टाइप का क्वेश्चन बना सकते हैं। क्लियर? ओके, चलिए प्लीज राइट करें इसको। चलिए ओके कंप्लीट। चलिए रब करते हैं, तो फिर इससे आगे देखें कि और इसमें क्या कुछ हो सकता है। ओके, दूसरा एक
केस और इसमें बन सकता है कि अगर आपका पी क्यू एक्स आर, वाई का तो बात ही खत्म हो गया, तो अगर आपका यहाँ पर नेक्स्ट, तो नेक्स्ट आप बना सकते हैं इसको पॉइंट में, इफ पी क्यू के बराबर है, एक्स आर के बराबर है, ये चारों का चारों वैल्यू क्या है, चारों का चारों वैल्यू आपको सेम है, जिसे आप चलो कुछ भी मान लो। अगर हम लोग कुछ भी मान ले, चलो सी मान लेते हैं, तो इसका कैपेसिटेंस कितना है, सी। अगर आप इसको सी मान लिए तो चलो इक्विवेलेंट देखते हैं कितना होता है। तो ये आपका इक्विवेलेंट कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ WSB, इसका मतलब हुआ कि WSB का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, समतुल्य धारिता क्या होगा, मतलब P इंटू क्यू। तो ये आपका हो गया C इंटू सी बाय सी प्लस सी, अगेन आपको हो गया C इंटू सी बाय सी प्लस सी, ये आपका हो गया C स्क्वायर बाय 2C, ये भी हो गया C स्क्वायर बाय 2C, एक सी कैंसिल होगा, ये हो गया C बाय 2, ये भी होगा C बाय 2, इट इज इक्वल टू C, इट इज इक्वल टू C। कहने का मतलब हुआ कि किसी व्हीटस्टोन ब्रिज के अगर चारों कैपेसिटर का वैल्यू सेम हो तो उसका इक्विवेलेंट भी उतना ही होगा, उतना ही होगा। क्लियर? तो निश्चित बात समझ गए होंगे कि इस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट अब हम दिखाते हैं आपको कि इस पर क्वेश्चन कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। क्लियर? ओके, चलिए इसको भी रब करते हैं। बाकी अगर आपको लिखने में थोड़ा सा लेट होता है तो आप पॉज करके इसे लिख सकते हैं और अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। क्लियर? तो चलिए इसको भी हम रब कर देते हैं। चलिए इसे भी हम रब कर दिए। ओके, कंप्लीट। ना आप देखें इसमें सपोज दैट आप मान लो कि इस टाइप से आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, या चलें इस टाइप से आपका एक क्वेश्चन है, ये आपका पॉइंट बन गया, इट इज M, और ये पॉइंट हुआ N, और इसके बीच में भी आपको एक कैपेसिटर जुड़ा हुआ है। बाकी यहाँ पर आपको वैल्यू दे दिया आपको, इट इज़ 2 माइक्रोफेराड, ये आपको हो गया चलो 4 माइक्रोफेराड, 3 माइक्रोफेराड, इट इज़ 6 माइक्रोफेराड, और ये वैल्यू आपको दिया हुआ है 10 माइक्रोफेराड। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे PQRX इस तरीके से नाम दे दिए, पहले भी हम लोग दिए हुए हैं ना। अब क्या करना है कि हमको P बाई क्यू इज इक्वल टू एक्स बाई आर है या नहीं, ये प्रूव कर देना है, पहला चेक करना है। तो ये आपका P बाई क्यू कितना आ गया, इट इज़ 2/4, इट इज इक्वल टू 1/2, 1/2। अगेन हम लोग क्या करेंगे, तो चलो एक्स बाय आर कर देते हैं। तो ये 3 है, ये आपका 6 है, अगेन क्या हो गया, हाफ। तो हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि सिंस P बाई क्यू इज इक्वल टू क्या है, एक्स बाय आर, तो देयरफॉर व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस्ड। तो ये आपका बैलेंस्ड है, बैलेंस्ड का मतलब संतुलित होता है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज आपका कैसा है, तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज आपका दिया हुआ व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है। क्लियर? अब जब ये बैलेंस्ड है तो आप डायरेक्ट भी फार्मूला से इसको बना सकते हो। तो डायरेक्ट जब हम लोग फार्मूला निकाले थे तो नॉ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बराबर क्या आपका आया था, P इंटू क्यू बाय P प्लस क्यू प्लस X इंटू आर बाय क्या आया था, X प्लस आर। और यहाँ से देखो P इंटू क्यू, P का वैल्यू कितना है आपका 2 इंटू 4, तो ये आपका हो गया 2 इंटू 4 बाय 2 प्लस 4, बीच में फिर आपका प्लस है, अगेन आपका हो जाएगा 3 इंटू 6 बाय 3 प्लस 6, 3 प्लस 6। चलिए आगे देखते हैं। तो ये आपका 2 इंटू 4 8 होगा, तो ये हो गया 8 बाय कितना आया आपको 6, 8 बाय 6। उधर आपको आया 18 बाय क्या होगा, इट इज 19, 18 बाय 19, 9। क्लियर?
चलिए सॉल्व कीजिए इसे। अगर आप कैंसिल करें तो ये हो गया 4 3, क्लियर। तो ये आपका हो गया 4/3 प्लस इधर इधर आप कैंसिल करें तो ये आपको हो गया डायरेक्ट 2। अगेन चलिए इसको 3 ले लेते हैं, तो ये आपका हो गया 4 प्लस इधर कितना हो जाएगा 6। तो इट बिकम्स इक्वल टू 10/3 माइक्रोफेराड। 10/3 माइक्रोफेराड कहने का मतलब कि यहाँ पर इस 10 माइक्रोफेराड का कोई रोल नहीं है, क्लियर। तो ये क्वेश्चन भी आप समझ गए होंगे, चलिए। तो चलिए आगे सॉल्व करें। तो ये सारे अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पर, कि बेस्ड ऑन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, क्लियर। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इस पर बेस्ड क्वेश्चंस। जैसे आप देखो यहाँ पर कि ये आपका है 2 कैपेसिटर है, ये आपका इस तरीके से ये कैपेसिटर जुड़ा हुआ है, ये आपका पॉइंट बन गया, इट इज M, और ये पॉइंट क्या बना, तो ये पॉइंट बना N, क्लियर। तो ये पॉइंट आपका हो गया N, और यहाँ पर बीच में भी एक कैपेसिटर आपका जुड़ा हुआ है। तो चलिए इसको हम वैल्यू दे देते हैं 2 माइक्रोफेराड, ये आपका हो गया 4 माइक्रोफेराड, 4 माइक्रोफेराड, क्लियर। और अरे ये से वैल्यू तो सेम ही था, चलो 3 और 4, तो 3 और 4। नाउ ये आपका हो गया 15 माइक्रोफेराड, और ये आपका क्या होगा 20 माइक्रोफेराड, 15 माइक्रोफेराड और 20 माइक्रोफेराड। तो इस क्वेश्चन को चलिए यहाँ भी 20 माइक्रोफेराड। अगेन उसी तरीके से आपको करना है, इन द सेम वे, इन द सेम वे आप इसे सॉल्व कर सकते हैं इजीली, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका P हुआ, ये Q हुआ, ये R हुआ, X हुआ। अगेन अगर आप P/Q करें तो P/Q कितना होगा, इट इज इक्वल टू 3/4, और अगर आप X/R करें तो ये भी आपको हो रहा है, इट इज 15/20, ये भी आपका कैंसिल हो रहा है, इट इज ऑल्सो इक्वल टू 3/4, 3/4। और इसके बाद इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अगर आप निकाल दो तो ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी होगी, तो दिस इज P इंटू क्यू बाय P प्लस क्यू, प्लस क्या होगा X इंटू आर बाय X प्लस आर। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, P इंटू क्यू, P का वैल्यू है आपको 3 इंटू 4 बाय 3 प्लस 4। अगेन आपको होगा 15 इंटू 20 बाय 15 प्लस 20, क्लियर। अगेन चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं अच्छी तरीके से। तो ये आपका आ गया, इट इज इक्वल टू 3 इंटू 4 12 हुआ, 3 प्लस 4 इट इज इक्वल टू 7 प्लस। अगेन देखो दिस इज 15 इंटू 20 इट इज इक्वल टू 300, 300 बाय कितना हो रहा है आपका 35, 300/35। चलिए एलसीएम ले लेते हैं, और अगर आप इसका 7 और 35 का अगर आप एलसीएम ले तो ये 35 ही होगा, ऐसे ना देख लो आप, इट इज 7 35, इट इज अगर हम 7 से डिवाइड करें तो इट इज 5, तो 35, तो ये आपका 35 ही आएगा। ये आपका हो गया इट इज इक्वल टू 60, और ये हो गया इट इज 300। नाउ 360/35 आप 5 से डिवाइड कर सकते हो, तो ये आपको हो गया 72/7, और इसका आपको निकल गया 72/7 माइक्रोफेराड आंसर, क्लियर। ये तो इन द सेम वे आप इसी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ओके कंप्लीट। ना अगर देखें इसी क्वेश्चन में हम इस प्रकार से इस वैल्यू को ट्रांसफर कर दें तो ये आपका 10 हुआ, चलो इसको भी हम 10 मान लेते हैं, इसको भी 10 कर देते हैं, इसको भी 10 कर देते हैं। तो अब हम ये दूसरा क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे और लिख भी लिए होंगे, क्लियर। ओके तो चलिए पहले आप राइट कर लो। ओके कंप्लीट। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं,
यहां पर हम देखते हैं कि ये P इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू आर है। तो ये आपका हो जाता है, इट इज P इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू आर। और ये कितना है आपका, इट इज इक्वल टू 10 माइक्रोफेराड। तो आप जानते हो फ्रॉम थ्योरी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस भी आपका कितना होगा, 10 माइक्रोफेराड। तो वो ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि 10 माइक्रोफेराड। क्लियर? तो चलिए इसे भी राइट कर लें। ओके, कंप्लीट। फिनिश। ना देखें, इस पर आपको एक टाइप का क्वेश्चन और बनता है, तो चलिए उस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं कि वो किस टाइप का क्वेश्चन होगा। क्लियर? तो ये आपका हो गया प्रॉब्लम बेस्ड ऑन व्हीटस्टोन ब्रिज। तो ना देखें, अब हम लोग इनफिनाइट सीरीज का क्वेश्चन कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं इनफिनाइट सीरीज, कि इनफिनाइट सीरीज। तो इनफिनाइट सीरीज का मतलब होता है कि आपको एक सीरीज दिया रहेगा जो इन्फिनिटी तक जाएगा, और उसको हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। जैसे में आप देखो यहां से, चलो ये हम बना रहे हैं एक, ओके, तो ये देखो, ये दोनों लाइन इन्फिनिटी तक जा रही है, और यहां पर इस तरीके से आपका ये जुड़ा हुआ है। बाकी इस क्वेश्चन की खासियत होती है कि जो भी वैल्यू आपको देगा वो सारा का सारा वैल्यू सेम होगा। कि जैसे ये अगर 2 माइक्रोफेराड दिया हुआ है तो ये 2 माइक्रोफेराड सभी होगा, और ये आपको अगर 1 माइक्रोफेराड दिया हुआ है तो ये भी 1 माइक्रोफेराड सारा होगा। क्लियर? तो इस तरीके से आपको दो दिया हुआ है। क्लियर? अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, बाकी ये क्वेश्चन आपका हो गया, और देख रहे हैं कि जैसा देखो यहाँ पर 2 1 2 1 2 1 इधर भी रह सकता है, लेकिन सेम रहेगा, जो भी वैल्यू होगी वो सेम ही रहेगी, और वो कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक। और आपको कहेगा कि कैलकुलेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन m एंड n। तो इसमें हम अपना एक कॉन्सेप्ट चुनते हैं कि जैसे आप इन्फिनिटी की बात है तो इन्फिनिटी में 1 को प्लस करें या 1 को माइनस करें, कोई अंतर नहीं पड़ता। तो इसमें पूरे सीरीज का ही हम मान लेते हैं कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C है। कि जैसे लेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, let the equivalent capacitance of infinite series is, चलो C। माना कि इस अनंत, इस इनफिनाइट सीरीज का, इस इनफिनाइट सीरीज का समतुल्य धारिता, इनफिनाइट सीरीज का समतुल्य धारिता C है। चलिए अब हम नेक्स्ट फिगर ड्रॉ कर देते हैं। तो एक ब्लॉक को रख लेंगे, बाकी को C मान लेंगे। जैसे आप देखो यहाँ से, तो ये आपका हो गया, एक ब्लॉक को हम रख रहे हैं, तो ये हो गया 2, ये हो गया 1, और बाकी जो बचा उस सारे का क्या हो गया, C। ये हो गया 2 माइक्रोफेराड, ये आपका हो गया 1 माइक्रोफेराड। इट पॉइंट इज m। तो इस तरीके से आप नेक्स्ट फिगर को ड्रॉ कर देंगे, फिर आप इसे सॉल्व कर सकते हैं इजीली। आप देखो यहाँ से 1 और C किस में है, पैरेलल में है, तो ये आपका हो गया 1। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। तो ये आपका 1 और C ये किस में हुआ, ये हुआ आपका पैरेलल में, नॉट सीरीज। तो ये आपका हो गया पैरेलल में। क्लियर? और ये जब आपका पैरेलल में हुआ तो इसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, इस दोनों का इक्विवेलेंट। तो ये आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकल जाएगा, इट इज 1 + C, दोनों ऐड हो जाएगा ना। अब ये जो दोनों के बदले एक बना, तो ये इसके साथ किस में होगा, तो इसके साथ ये होगा सीरीज में। ओके,
तो ये आपका बन जाता है सीरीज। ओके, क्लियर। तो ये आपका बन जाएगा सीरीज। इसका मतलब हुआ कि 1 + C और 2 ये किस में आपका हो गया, तो ये हो गया सीरीज में। अब इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 1 + C × 2 बाय 1 + C + 2 और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमने कितना माना है, C। तो ये C बराबर आपको मिल जाएगा, देखो यहाँ से 2C + 2, इधर आपका हो रहा है कि 1 + C + 2, तो ये कितना बन जाएगा, तो ये आपका हो गया C + 3। सॉल्व कर दीजिए। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया C² क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3C इट इज इक्वल टू 2C + 2, सारे को एक साइड लाइए तो ये हो गया C² + 3C - 2C - 2 इट इज इक्वल टू 0। अगेन आप देखो यहाँ से, तो ये आपको निकला C² + C - 2 इट इज इक्वल टू 0। अब आप इसे या तो फैक्टराइज करके सॉल्व कर सकते हो या क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेस्ड है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 अगर होता है तो x बराबर क्या होता था, -b। तो चलिए यहाँ पर हम लोग -b लेते हैं, तो -1 ± इट इज b², तो इट इज 1² -4, a का वैल्यू 1, c का वैल्यू -2 बाय कितना होगा 2a बाय 2a। चलिए सॉल्व कीजिए, तो ये हो गया -1 ± देखो यहाँ से 1² + 8, तो ये आपका हो गया 1 + 8 बाय कितना हो रहा है 2। अगेन सॉल्व कीजिए, ये हो गया -1 ±√9 बाय कितना हुआ 2। अगेन -1 ± 3 बाय कितना होगा 2। दो वैल्यू हमें मिल रहे हैं, तो ये C बराबर पहला वैल्यू आपको मिल रहा है -1 + 3 बाय 2 और ये तो आपका हो रहा है -1 - 3 बाय 2। माइनस को छोड़ देंगे, प्लस को कंसीडर कीजिए, तो ये आपका हो गया 2/2, तो इट बिकम्स इक्वल टू 2/2 इट इज इक्वल टू 1 माइक्रोफैराड। तो ये आपका एक टाइप का क्वेश्चन होता है जिसे हम लोग कहते हैं इनफिनाइट सीरीज। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारे टाइप्स आपको समझ में आए होंगे, और प्लीज़ आप इस तरीके से इसको भी राइट करें, और उम्मीद है अच्छी तरीके से समझे होंगे। और अगर आप अच्छी तरीके से समझ गए इसको, तो जैसा कि हम बहुत बार बोल चुके हैं आपको, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर नेक्स्ट क्लास में हम आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।